कहानी एक रश्मि नाम की लड़की है जिसकी उम्र 35 साल की हो चुकी थी और जिसका रंग बहुत सांवला था। रश्मि का रंग इतना सांवला था कि उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो कोई भी उसे देखने के लिए आता था वो उसे देखते ही रिजेक्ट कर दिया करता था। रश्मि के इस परेशानी से उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। रश्मि के माता पिता ये चाहते थे कि वो उसके लिए कोई कुंवारा लड़का देखे, लेकिन उस रश्मि का रंग रूप देखते हुए उसके 4-5 बच्चों के बाप के लिए नहीं रिश्ता आता, या फिर किसी तलाकशुदा इंसान का रिश्ता आता, या फिर किसी बूढ़े इंसान का रिश्ता आता था। ऐसे इंसान से रश्मि के माता पिता उसके शादी करवाना नहीं चाहते थे। उनका ये मानना था कि उनकी बेटी उनके लिए बोझ नहीं है, उसके लिए जब अच्छा रिश्ता मिलेगा और तभी वो अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। लेकिन इधर रश्मि की उम्र निकलती चली जा रही थी और उसके चेहरे से उसकी उम्र साफ साफ पता भी चलने लगी थी। अब लोगों ने उसके माता पिता को यही समझाया कि बेटी की शादी जिस भी हाल में हो रही है करवा दो। आपकी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है और आने वाले टाइम में आपको इस तरह के भी रिश्ते नहीं मिलेंगे। और यही सोचते हुए रश्मि के पिता ने उसके लिए एक ऐसे इंसान का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया जिसकी जवान 2 बेटियां और 1 बेटा भी होता है। रश्मि के पिता जो थे वो बहुत ही सीधे साधे इंसान थे और एक आदमी ने उसके रिश्ते के बारे में उसके पिता को बताया था। और रश्मि के पिता के यही पेरेंट्स की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं आने वाले टाइम में उनकी बेटी के लिए और भी ज्यादा बुरे बुरे रिश्ते न आने लगे। और जिसने रश्मि के लिए रिश्ता बताया था वो उसके पिताजी के कोई जानने वाला था। उसने लड़के के फोटो उसके पिता को दिखाई तो रश्मि के पिता ने देखते ही उस लड़के को पसंद कर लिया था, क्योंकि जो लड़का था वो देखने में गोरा चिट्टा और स्मार्ट था और उसे देख करके कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 3 जवान बच्चों का बाप था। फिलहाल रश्मि के पिता ने रश्मि के फैमिली की तरफ से उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था और रश्मि का फोटो भी उस लड़के के घर पर भेज दिया गया था। लड़के वालों ने भी रश्मि को पसंद कर लिया था और किसी तरह से सादगी पूर्वक रश्मि की शादी हो गई और वो विदा होकर के अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी के 2 दिन पहले रश्मि ने एक बात नोटिस की थी कि उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे और रश्मि को देख कर वो बहुत रो भी रहे थे। परिवार वालों को ये कहना था कि अपने ससुराल जा रही हो तो हमेशा अपने घर को जोड़े रखना और पति के घर में हर हाल में गुजारा कर लेना। रश्मि अपने घर वालों को बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे। जब रश्मि शादी करके अपने ससुराल गई तब उसने अपने पति के बच्चों को देखा था। उसके बच्चे सभी जवान थे और रश्मि को उन लोगों को देखकर बहुत हैरानी हुई थी। दोनों ही लड़कियां बेहद खूबसूरत थी और लड़का जो था वो कुछ अलग ही टाइप का था। उसने अपने कान में कुंडल भी पहना हुआ था, जैसे कि कुछ लोफर टाइप के लड़के की तरफ उसने पहना हुआ था। रश्मि को लगा कि शायद ये आजकल का फैशन होगा और रश्मि के पति की माँ भी उसके घर में मौजूद थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जब रश्मि का रिश्ता पका हुआ था तो सिर्फ आदमियों के बीच ये बात चली थी और जब रश्मि के पति की माँ थी तो फिर वो रश्मि को देखने के लिए उसके घर पर क्यों नहीं गई थी और ना ही उसकी सास अपने बेटे की बहू को लेने के लिए उसके मायके तक गई थी। रश्मि अपने पति के साथ सारी मंदिर में रस्मों करने के बाद खुद ही मंदिर से ससुराल के घर में आ गई थी। रश्मि की सास भी देखने में उसे बहुत खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई बहुत ही ज्यादा गुस्सैल मिजाज की महिला है और आने वाले टाइम में वो रश्मि का जीना दुश्वार कर देगी। रश्मि को उसके कमरे में भेज दिया गया। वहां पर उसका पति आया और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात भी कर रहा था। रश्मि को पति अपना देखते ही पसंद आ गया था और इसीलिए रश्मि ने किसी और चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया और यही बात सोची कि उसका पति तो अच्छा है और इसीलिए मुझे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। रश्मि इस बात से भी बहुत हैरान थी कि उसके पति की उम्र लगभग 50 साल होगी, लेकिन उसके सारे जवान बच्चे जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल थी, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। रश्मि यहाँ आने के बाद बहुत कंफ्यूज हो गई थी और उसका दिमाग जो था वो चारों तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद रश्मि का पति उससे बातचीत करने के बाद अपने कमरे से बाहर निकल गया था और फिर कमरे के अंदर उसकी सास और उसके पति की बेटियां आ गई। अब रश्मि को ये देखकर बहुत हैरानी हुई थी कि उसके पति की दोनों ही बेटियां अभी कुंवारी थी और वो उसे मम्मी कह करके पुकारने लगी। रश्मि को ये बात बहुत अजीब लगी थी और उसके बाद रश्मि की सास उससे कहने लगी कि चलो लड़कियों तुम कमरे से बाहर निकलो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। अब ये औरत जो थी वो उसे देखने में बहुत अजीब लगी थी, मोटी और कुछ अलग ही देखे थी। अब दोस्तों रश्मि को उसको सास को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके सास को पान खाने का भी शौक हो। अब उसकी सास उससे कहती है कि बेटी तुम्हें इस घर में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, बस तुम इन बच्चों को जो देख रही हो इनको भी माँ का साया चाहिए था। इनकी माँ जो है वो इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और तभी से मेरा बेटा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। हम लोगों ने उसे समझाया था कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हारी दूसरी शादी करने से तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा हमसफर मिल जाएगा और इन बच्चों को माँ की ममता भी मिल जाएगी। अब से तुम ही इन बच्चों की माँ हो।
रश्मि की मां सास ने उसे ऐसे प्यार किया जैसे कि वो उसकी बहू नहीं बल्कि उसकी बेटी हो। अब रश्मि को ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि ससुराल में उसके सभी लोग बहुत अच्छे थे। और फिर उसके सास उसके कमरे से चली गई। अब सभी लोग के जाने के बाद थोड़ी देर बाद उसका पति उसके कमरे में आया और फिर वो रश्मि से आकर कहने लगा कि तुम्हें मेरे बेटी और बेटों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और साथ ही मेरे माँ का भी बहुत ख्याल रखना है। रश्मि ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ कि आपके बच्चे इतने जवान हैं, आप इन बच्चों के पिता तो दिखते ही नहीं हैं। अब ये बात सुनकर रश्मि का पति हंसने लगा, कहने लगा कि तुम्हें नहीं बल्कि ये सवाल काफी सारे लोग मुझसे करते हैं क्योंकि मैं इतना जवान जो दिखता हूँ। अब उस रश्मि के पति इस बात पर बहुत मुस्कुरा रहे थे और ये देखकर रश्मि भी बहुत खुश हो गई। और फिर रश्मि के पति ने उसे बताया कि वो शुरू से ही अपने आप का बहुत ख्याल रखते हैं और वो जिम भी करता है और उसने सारी जिंदगी जिम करने में ही गुजार दी थी और जिसकी वजह से वो अभी भी इतने जवान और हैंडसम नजर आता है। जो लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं वो कभी सारी जिंदगी बूढ़े नहीं होते। रश्मि अपने पति की ये बात सुनकर के बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तब उसके पति ने उससे कहा कि मैं तुम्हें भी जवान कर दूंगा। अब वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी होने के बजाय और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली जाओगी। रश्मि ने तभी अपने पति से कहा कि मैं कैसे खूबसूरत हो सकती हूँ, कहाँ मैं काली सांवली सी और कहाँ अब गोरे चिट्टे से। तभी रश्मि के पति ने कहा कि ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। गोरे काले से क्या होता है, इंसान की बस सीरत अच्छी होनी चाहिए। अब रश्मि अपने पति की इतनी प्यारी बातें सुनकर बहुत खुश हो गई थी। रश्मि के पति की बेटियां भी बहुत खूबसूरत थी। सच्ची में रश्मि के पति जो थे वो बहुत जवान दिखते थे, लेकिन बूढ़े इंसान में जरूर कोई ना कोई बीमारी तो होती है, कोई ना कोई ऐसी तो परेशानी होती है जिससे कि उसकी उम्र की पहचान हो जाती है। लेकिन रश्मि का पति तो बिल्कुल ही जवान दिखा करता था और वो बहुत ज्यादा एक्टिव भी था। अब रश्मि के पति की ये दूसरी शादी थी तो फिर वो अपनी पहली शादी पर कितना खूबसूरत और कम उम्र का रहा होगा। फिलहाल रश्मि ने इस बात को इग्नोर कर दिया और अब उसके अपने ससुराल पर ध्यान देना था। और वो एक सपनों भरी रश्मि के लिए रात थी जो उसने अपने पति के साथ गुजारी थी। सुबह हुई तो दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनाई। रश्मि ने जाकर दरवाजा खोला तो उसकी सास सामने खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ट्रे भी थी और वो रश्मि के लिए कमरे में नाश्ता लेकर के गई थी। तभी रश्मि ने कहा कि आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी, फ्रेश होने के बाद मैं खुद ही बाहर आ जाती, किचन में नाश्ता बना देती। और तभी रश्मि की सास उससे कहने लगी कि अरे नहीं बहू, नहीं बहू से इतनी जल्दी किचन का काम करवाना अच्छा नहीं लगता है। अब रश्मि के पति भी सो करके उठ गए थे और फिर इन दोनों ने साथ बैठ करके ही नाश्ता किया था। रश्मि ने अपने पति से कहा कि आज हमारी शादी का पहला दिन है तो आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तभी रश्मि के पति ने उससे कहा कि बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तो रश्मि ने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। और तभी उसके पति ने कहा कि शायद तुम्हें यह नहीं बात पता है कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने शायद ये बात नहीं बताई कि तुम अपने मायके में किसी से भी नहीं मिल सकती। अब ये बात सुनकर के रश्मि हैरान हो गई थी। रश्मि को लगा कि शायद उसका पति मजाक कर रहा है और तभी रश्मि ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसके पति उससे कहने लगे कि ऐसा ही है, अब तुम्हारी शादी मेरे घर पर हो गई, मेरे से हो गई है, तो इसीलिए तुम अब किसी भी अपने रिश्तेदार या अपने माता पिता या मायके वालों से अब कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखोगी। अब रश्मि ये बात समझ गई थी कि यही वजह थी कि जो उसके घर के सारे ही लोग इस शादी से कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और रश्मि को देख देख के बहुत ज्यादा रो भी रहे थे। और रश्मि की विदाई पर भी उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा रो रहा था। और तभी वो बातों बातों में वो उसे बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि अब हमारे और तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब रश्मि को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने की ये शर्त मेरे माता पिता की थी या फिर मेरे पति के। अब जब रश्मि ने अपने पति से सवाल किया तो उसके पति ने यही कहा कि मैंने तुमसे इसी शर्त पर शादी की है क्योंकि तुम्हारी कहीं शादी भी नहीं हो रही थी और तुम्हारे घर वालों ने आसानी से खुशी खुशी मेरी ये शर्त भी एक्सेप्ट कर ली थी। अब ये बात सुनकर के रश्मि के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद रश्मि के पति के मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगा और वो किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहा था कि रिश्ता तय होने पर हमारी ये शर्त जो थी वो पहले से ही पक्की हो गई थी। अब रश्मि के पति फोन पर किसी से बहुत बहस कर रहा था। अब रश्मि ये समझ गई थी कि ये कॉल उसके ही घर से शायद आया था। अब रश्मि अपने पति के आगे खड़ी हो गई और फिर उसे कहने लगी कि प्लीज मेरी एक बार बात तो करवा दो। तभी रश्मि के पति ने उसके देखते हुए कॉल पर कहा कि आज के बाद मेरे मोबाइल पर किसी का कॉल नहीं आना चाहिए और अगर फोन किया तो फिर आपकी बेटी को तलाक दे करके आपके घर पर वापस भेज दूंगा। अब ये कहकर उसके पति ने फोन काट दिया था। रश्मि ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं मिलने नहीं जा सकती तो कम से कम फोन पर तो बात कर सकती थी। और तभी उसके पति ने उसे कहा कि तुम्हारे घर वाले भी मुझसे यही बात कह रहे थे
लेकिन हमारी शर्त यही थी कि शादी के बाद तुम अपने घर वालों से या फिर अपने किसी रिश्तेदार से भी कोई किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। और अब तुम्हारे माता पिता जो है वो इस बात को भूल कैसे रहे हैं। उन्हें अब मेरे इनकार करने पर कोई एतराज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर वो लोग अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो फिर चुप ही रहने में भलाई है और तुमसे बात करने की कोशिश भी ना करे, और यही उनके लिए बेहतर होगा। अब रश्मि को अपने पति का ऐसा रूप देख करके काफी ज्यादा डर गई थी, और तभी उसके पति ने उसे ये भी कहा कि इस घर में मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं, मेरा बेटा है, तुम उन सब के साथ रहो और उनका ख्याल रखो, और यही अब तुम्हारा कर्तव्य भी है। तभी रश्मि ने कहा कि जो एक पत्नी का फर्ज होता है वो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन एक बेटी को अपने माता पिता से अलग ही लगाव होता है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता है। आप प्लीज एक बार मेरे माता पिता से मेरी फोन पर बात करवा दीजिए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और आज के बाद कभी मैं उनसे बात करने की जिद भी नहीं करूंगी। आपने उनसे इस तरीके से बात की, कितना उन लोगों को बुरा लगा होगा। अब तभी उसके पति ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, और अब रश्मि रोती हुई खामोशी से कमरे के अंदर आ गई थी, और अब रश्मि को रो रो करके बुरा हाल हो गया था। पहले ही दिन उसके साथ ऐसा किया है तो फिर आगे उसके साथ ससुराल वाले क्या करेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद उसका पति जो है वो कुछ सोचता समझते हुए रश्मि के कमरे में गया और फिर उसे चुप कराने लगा, कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात करवा दूंगा, बल्कि तुम्हारी मुलाकात भी करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, सही समय आने पर, जब सही समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें खुद ही उनसे मिलवाने के लिए लेकर के चलूंगा। रश्मि ने तभी अपने पति से कहा कि लेकिन आखिर ये कब होगा। तभी उसके पति ने कहा कि मैंने कहा ना कि जब सही समय आएगा तो फिर मैं तुम्हें खुद लेकर के जाऊंगा, बस तुम मेरे परिवार के सदस्यों का ख्याल रखो, मुझे अभी फिलहाल किसी काम से बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम आ गया है। अब रश्मि का पति ये कहकर घर से बाहर चला गया था, और उसकी सास उसके पास आकर बैठ गई, जैसे कि वो उससे कुछ बात करना चाहती थी, और तभी वो इसीलिए उसके पास गई थी। और तभी रश्मि के सास ने उसे बात करने में बिजी कर लिया, और फिर कुछ देर के बाद वो सास जो है वो पति के बड़ी बेटी से कहने लगी कि जाओ, तुम्हारी मम्मी ने रो रो करके बुरा हाल कर लिया, इसके सर में दर्द हो गया हो, तो फिर तुम इसके लिए चाय बना कर लाओ। अब रश्मि के पति की बड़ी बेटी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई, और उसके पीछे दूसरी बेटी भी चली गई। रश्मि ने बहुत मना भी किया था कि अभी उसने नाश्ता किया है और अभी उसका चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन उसने जबरदस्ती उनके लिए चाय बनवाई, और वो चाय का कप देकर उसे कहने लगी कि लो ये चाय पी लो। अब रश्मि उन्हें बहुत मना भी कर रही थी, क्योंकि उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर रश्मि जो है वो बेवजह चाय क्यों पीती। और फिर रश्मि ने ये सोचा कि आज उसका ससुराल में पहला दिन है, और वो ये नहीं चाहती थी कि उसके ससुराल वाले पहले ही दिन रश्मि से नाराज हो जाएं, और इसीलिए उनके ज्यादा जिद करने पर रश्मि ने चाय का कप अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन जैसे ही रश्मि ने चाय के कप से अपने होठ लगाए, उसके चाय के अंदर से कड़वी कड़वी सी बदबू महसूस हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खराब दूध की बनी हुई चाय हो। तभी रश्मि ने कहा कि चाय के अंदर से ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है, और तभी उसकी सास उसे कहने लगी कि नहीं बेटी, हम तुम्हें खराब दूध का चाय थोड़ी ना पिलाएंगे, हो सकता है कि शायद फ्रिज में दूध किसी ने खुला हुआ छोड़ दिया हो, और दूध के अंदर शायद फ्रिज के ही किसी खाने पीने की चीज की बदबू बैठ गई हो। और तभी रश्मि के पति की छोटी बेटी आ गई और कहने लगी कि अगर आप हमसे प्यार करती होती तो फिर आपको इस चाय से बदबू नहीं बल्कि खुशबू महसूस होती। हमारे घर की चाय तो सारे मोहल्ले में फेमस है, मोहल्ले का कोई भी हमारे घर में आकर के चाय हमारे घर की पीकर ही जाता है और फिर बहुत तारीफ भी करता है, और आप ये कह रही हो कि इस चाय के अंदर से बदबू महसूस हो रही है। अब रश्मि मजबूरन वो चाय पीने लगी थी, और चाय पीने में तो उसे अच्छी लगी थी, लेकिन उसमें से उसे कुछ दवाई की बदबू आ रही थी, और वो सभी लोग उसे चाय पीते हुए गौर से देखने लगे, जैसे कि कोई वो चाय नहीं बल्कि कोई दवाई पी रही हो। अब चाय का कप पूरा फिनिश करते हुए उन सब ने रश्मि की तरफ इस तरह से देखा था कि जैसे कि उसके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली हो, और फिर वो सभी के सभी कमरे से चले गए। और अब रश्मि का सर अचानक से भारी भारी सा होने लगा। अब रश्मि अपने पति की बड़ी बेटी को आवाज लगाने लगी, जिसका नाम संध्या था। रश्मि को पता था कि उसने उसकी आवाज सुनी है, लेकिन फिर भी रश्मि की आवाज सुनने के बावजूद भी वो उसके करीब नहीं गई थी। रश्मि को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा कमरा गोल गोल घूम रहा है, और बस वो बेड पर लेट गई। और अब लेटने के बाद रश्मि की आंखें बंद हो गई, और उसके बाद रश्मि को ये नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। और फिर रश्मि की आंख तब खुली जब रात के 9 बज रहे थे। रश्मि ने यह देखा कि कमरे में कोई हलचल नहीं थी, कमरे की उस वक्त लाइट भी बंद थी, बिल्कुल अजीब सी ही खामोशी घर में छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही रश्मि ने बेड से कदम जमीन पर रखा, अचानक से उसे कमजोरी महसूस होने लगी। रश्मि को चक्कर भी आने लगे, और उसके पेट में भी उसे दर्द महसूस होने लगा। ना जाने ये सब कुछ रश्मि के साथ क्यों हो रहा था।
रश्मि ने सोचने समझने की कोशिश की तो उसका ध्यान गया कि उसने सुबह के 10 बजे चाय पी थी और अब उसके बाद ही वो सो गई थी और अब उसकी रात को 9 बजे नींद खुली हुई थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था और वो इतनी देर कैसे सो सकती थी? इसका मतलब साफ था कि रश्मि ने आज अपने ससुराल का पहला दिन सोते सोते ही गुजार दिया था। रश्मि अपने कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर की लाइट बंद थी। रश्मि टॉर्च की लाइट से लाइट का बटन ढूंढने की कोशिश कर रही थी और तभी अचानक से किसी ने रश्मि को खींचकर दूसरे कमरे के अंदर धकेल दिया। रश्मि को बहुत डर लगा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उसके पति का घर था तो उसे डरना नहीं चाहिए था। रश्मि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन जिस इंसान ने रश्मि को दबोचा हुआ था उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर वो काफी देर तक वहीं पर रही। रश्मि को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है और जो कि उसे इस तरह से पकड़े हुए है। उसके हाथ के एहसास से रश्मि को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये हाथ किसी मर्द के हैं। रश्मि पहचान सकती थी कि ये उसके हाथ पति के तो नहीं थे। अब रश्मि ने उस इंसान को जोर से धक्का मार दिया और फिर वो उस कमरे से बाहर भागते हुए अपने कमरे में पहुंच गई थी। ना जाने वो कौन सा इंसान था और वो इसके साथ रश्मि के साथ ऐसा क्यों कर रहा था जिसने उसे कमरे में दबोच लिया था। अब रश्मि यही सोच रही थी कि भगवान ये घर में क्या हो रहा है। ये घर उसके सोच से भी ज्यादा बड़ा था। वो घर जो था वो एक हवेली की तरह बना हुआ था और रश्मि अभी नई नवी थी और अपने कमरे के अलावा उसने अपने ससुराल के घर को ठीक से देखा भी नहीं था। अभी रश्मि को इस घर में ही डर लगने लगा था। रश्मि जो है वो पहचानते हुए अपने कमरे में तो आ गई थी क्योंकि उसे अपने कमरे की अच्छी तरह से पहचान हो गई थी और फिर उसे किचन का भी रास्ता मालूम था और किचन के बारे में भी उसे पता था कि कौन सा किचन है। टॉयलेट बाथरूम जो था वो रश्मि के बाद कमरे में ही अटैच था। अब रश्मि जो थी वो बेड पर बैठकर गहरी गहरी सांस ले रही थी, तभी अचानक से उसके कमरे के अंदर किसी के आने की आहट हुई थी और जैसे ही रश्मि ने पलट कर देखा कमरे की लाइट फौरन जल गई थी। रश्मि ने यह देखा कि उसका पति सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और रश्मि के पति ने उसके तरफ देखकर कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हो क्यों लग रही हो। तभी रश्मि ने उससे कहा कि आप कहाँ गए थे, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और तभी उसके पति उससे कहने लगे कि अरे भाई तुम क्यों डर गई थी, ये मेरा घर है, कोई भूत बंगला थोड़े ना है कि जो कि तुम इतना डर गई हो। रश्मि के पति अंदर आते हुए कहने लगा कि मैं तो तुमसे बता कर कही गया था कि मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर के बाद ही आऊंगा, और जब मैं आया तो तुम उस वक्त सो रही थी और फिर उसके बाद मैं अपनी बेटी और माँ से बात करने के लिए बैठ गया था। और रश्मि ने जल्दी से अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर उसके पति ने कहा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तभी रश्मि ने कहा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया था, उस कमरे में कौन था। तभी उसके पति ने उसे ये कहा कि अरे उस कमरे में तो मैं ही था, तुम्हें क्या लगा कि किसी और ने तुम्हें दबोच लिया था। भला मेरे घर में मेरे अलावा और कौन आएगा। अब ये पूरा घर मेरा है तो इस घर में मेरी बेटियां है, मेरी माँ रहती है और मेरा बेटा भी रहता है। मेरा बेटा जो है वो सारा दिन तो नौकरी पर रहता है, सिर्फ वो रात को सोने के लिए ही घर पर आता है और वो भी 11 बजे से पहले वो कभी लौट कर नहीं आता है। और अभी तो 10:30 ही बज रहे हैं, तो फिर सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ जिसने मैंने तुम्हें पकड़ा था। रश्मि ने कहा कि अगर आप थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपको पता है ना कि मैं कितना डर गई थी। अब ये बात सुनकर के उसके पति जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा कि मैं तुम्हें डराने की ही कोशिश कर रहा था। रश्मि के पति ने इस तरह से बात की थी जैसे कि किसी ने जिस तरह से दबोच लिया था और जिसने धक्का दिया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था। फिलहाल उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया रश्मि ने, और वो बेफिक्र हो गई थी कि चलो ये मजाक उसके पति ने ही उसके साथ किया था। और अब जब वो खुद अपनी मजाक को एक्सेप्ट कर रहा था तो फिर रश्मि को ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी। हो सकता है कि रश्मि को अपने पति को पहचानने में गलती हो गई हो, क्योंकि अभी वो उसके साथ एक दिन भी ठीक से नहीं रही थी। रश्मि के पति ने आते ही उससे कहा कि चलो अब तुम खाना खा लो, मैं तो खाना खा करके आया हूँ। तभी रश्मि ने कहा कि मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मेरे सर में कुछ भारीपन सा भी महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी भी है। और तभी उसके पति ने कहा कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ, चाय पीने से तुम्हारे सर का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। रश्मि ने तभी अपने पति से कहा कि नहीं, मैं इतनी ज्यादा चाय नहीं पीती हूँ, मेरे चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। तभी उसके पति उसे कहने लगा कि चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना करके ले आता हूँ, उससे तो तुम्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। और तभी रश्मि ने अपने पति से फिर इनकार किया, उसने कहा कि मुझे कुछ पीने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि रश्मि का पति भी उसके लिए जबरदस्ती कॉफी बना करके लेकर आया। रश्मि ने कहा कि मैंने बोला ना कि मुझे कुछ नहीं पीना है और ना ही कुछ खाना है। ना जाने क्यों उसके ससुराल में आने के बाद से रश्मि को भूख प्यास लगना ही बंद हो गई थी। रश्मि के पति ने तभी उससे कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, और इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाया हूँ, तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी पीनी ही पड़ेगी। अब रश्मि को अपने पति की ये बात बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर रश्मि ने कॉफी पी ली और फिर से वैसा ही हुआ जैसा कि आज उसके साथ सुबह में हुआ था। रश्मि की आंख लग गई और फिर वो अब अगले ही दिन सो करके उठी थी।
अब रश्मि को ऐसा लगता था जैसे कि ये कोई कॉफी नहीं थी बल्कि कोई ऐसी चीज थी जिसे पी करके रश्मि को नींद आ गई थी। जब रश्मि सुबह सोकर उठी तो फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब की बार जब रश्मि की आंख खुली थी तो सुबह के 10 बज रहे थे। रश्मि इतना ज्यादा कैसे सोच सकती थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था और यही सोच सोच करके उसका दिमाग भी खराब हो जा रहा था। अब इतनी नींद तो इंसान को नेचुरली तौर पर नहीं आ सकती। रश्मि एकदम खामोश हो गई थी और वो ये बात समझ गई थी कि ये लोग उसको कुछ न कुछ ऐसा मिला करके पिला रहे हैं जिसकी वजह से रश्मि को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी और अब उसके अंदर कमजोरी का भी एहसास बढ़ता चला जा रहा था। रश्मि ने ये सोच लिया था कि अब उसे किसी की दी हुई ना कोई चीज खानी है और ना ही कोई चीज पीनी है। अब वो खुद अपने हाथों से बना हुआ खाना खाएगी और रश्मि ने ऐसा किया भी। अगले दिन जब रश्मि सुबह उठी तो उसने सारे घर के काम खुद कर लिए थे, क्योंकि घर में हमेशा की तरह अजीब सी वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में किसी से आखिर रश्मि बात भी क्या कर सकती थी। रश्मि की सास और उसकी बेटी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला करती थी और उसके पति और बेटा सुबह को नौकरी करने के लिए निकलते तो सीधे रात को ही घर में घुसते थे। इसी तरह से रश्मि के दिन गुजर रहे थे। लेकिन इन सब में एक अजीब बात रश्मि को ये लगी थी कि इतना ध्यान रखने के बावजूद भी उसकी नींद का आना कम नहीं हुआ था। रश्मि जब भी सो रही थी वो कुछ ज्यादा ही सो रही थी और इतना सो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी और रश्मि की हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। रश्मि को अब इतनी ज्यादा कमजोरी होने लगी कि वो किसी काम को करने के ही काबिल नहीं रह गई थी। बस रश्मि हमेशा दिमाग में यही लाती रहती थी कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। अब तो रश्मि जो है वो इस घर के किसी भी मेंबर के हाथ का दिया हुआ कुछ खाती पीती भी नहीं है, तो फिर उसे अभी भी इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही थी। आज रश्मि ने ये सोचा कि वो मंगलवार का व्रत रख लेती है, लेकिन रश्मि की हालत व्रत रखने के काबिल रह ही नहीं गई थी। लेकिन फिर भी रश्मि ने व्रत रख लिया था। रश्मि ने ना तो पानी पिया था और ना ही घर का कुछ खाया था। अजीब बात तो ये थी कि आज रश्मि को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी और रश्मि को किसी ने तंग भी नहीं किया। अब एक ऐसी बात रश्मि के सामने आई थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। रश्मि अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज वो जागी हुई थी, वरना जब भी रोज उसके पति काम से लौटते थे तो रश्मि को पता ही नहीं चलता था कि वो कब आए और घर में आने के बाद उन्होंने क्या किया। रश्मि ने व्रत खोलने की तैयारी की थी। अपने पति के आने से पहले रश्मि ने अच्छे कपड़े पहन लिए और फिर वो अच्छी तरह से तैयार भी हो गई थी। रश्मि बिल्कुल रेडी होकर के दरवाजे के पास खड़ी अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी और तभी अचानक से रश्मि को किसी काम की याद आई, तो फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। इतनी ही देर में उसका पति जो है वो घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और फिर अंदर आते ही उनकी दोनों बेटी और उसकी माँ ने घेर लिया और फिर उसे दूसरे कमरे में लेकर के चली गई। रश्मि हैरान थी कि वो उससे बात करने के बजाय वो अपनी बेटियों के कमरे में क्यों चला गया था। रश्मि अब उनकी बेटियों के कमरे के दरवाजे के पास जाकर के खड़ी हो गई। कमरे के अंदर रश्मि का पति अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ मौजूद था। रश्मि ने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खोला गया। कुछ देर तक जब रश्मि ऐसे ही दरवाजा बजाती रही तो फिर उसका पति आकर के गुस्से से दरवाजा खोलता है और कमरे से बाहर निकलता है। रश्मि को अपने पति के आंख में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और वो अपनी पत्नी को देखते हुए कहने लगा कि पागल हो गई हो क्या, इतनी जोर जोर से दरवाजा तुम क्यों बजा रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने कमरे से ज्यादा बाहर नहीं निकला करो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? रश्मि ने तभी अपने पति से कहा कि ये घर मेरा भी तो है और मैं इस घर के कमरे के अंदर ही क्यों पड़ी रहूं। तभी उसका पति उससे कहने लगा कि बकवास बंद करो और चुपचाप से अपने कमरे में जाओ। रश्मि ने कहा कि मुझे भी आप लोगों के साथ कमरे में बैठ करके बात करनी है और तभी उसके पति ने उससे कहा कि ये कमरा मेरी बेटियों का है और इस टाइम मैं अपनी माँ और बेटियों के साथ बात करता हूँ। रश्मि के पति ने उसे धक्का मारते हुए कहा कि जाओ अपने कमरे में, जब तुमसे बात करने का टाइम आएगा तो फिर तुमसे बात करने के लिए मैं खुद तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। अब रश्मि को इस बात से बहुत हैरानी हुई थी कि उसके पति को अपनी बेटी और माँ से बात करने के लिए सिर्फ रात का ही टाइम मिला था। रश्मि बाहर ही खड़ी हो गई थी और फिर उसके पति ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था और फिर अंदर से धीरे धीरे बोलने की आवाज आनी शुरू हो गई। रश्मि ने दरवाजे पर कान लगाया और उन लोगों की बातों को सुनने की भी कोशिश की थी। रश्मि का पति कमरे के अंदर कुछ कह रहा था, लेकिन रश्मि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर रश्मि ने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने खिड़की को हल्का हिलाया तो खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और जब रश्मि को अंदर का नजारा अब साफ साफ दिखने लगा था। रश्मि ने अंदर देखा तो अंदर लगभग 6 लोग मौजूद थे। 2 उसके पति की बेटियां थी और एक औरत जो कि मोटी थी, उसको तो वो दूर से ही पहचान सकती थी, वो रश्मि की सास थी और एक उसके पति थे और एक उस पति के बेटा भी मौजूद था। लेकिन उसके घर में तो सिर्फ 5 मेंबर थे, तो फिर ये छठा इंसान कौन था? रश्मि इस इंसान को भी पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी रश्मि को समझ में नहीं आया। अब रश्मि बहुत हैरान हो गई थी कि आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। रश्मि ने यह देखा कि उसके पति को वो लड़का नोटों की गड्डी दे रहा था
रश्मि को उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस वो खामोशी से अपने कमरे में लौट कर आ गई और फिर सोचने लगी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। और तभी थोड़ी ही देर के बाद उसका पति उसके कमरे के अंदर गया और रश्मि से प्यार से बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में कॉफी का कप था और वो पत्नी को बहला फुसला करके ये कॉफी पिलाना चाहता था। रश्मि के पति ने उसे ये कहा कि ये लो कॉफी पी लो, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। रश्मि ने फिर उसे कहा कि मुझे नहीं पीनी है और तभी उसका पति उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे थोड़ी रूडली बिहेव कर दिया। अब वो आज क्या है कि मुझे काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और बस इसीलिए मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। रश्मि ने अपने पति को ये नहीं बताया कि उसने कमरे के अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ देख लिया था। रश्मि खामोशी से ही बैठी रही, लेकिन उसके पति उसे कॉफी पिलाने के लिए जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। रश्मि ने अपने पति से गुस्से में कहा कि आखिर इस कॉफी और चाय का मैटर क्या है? मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से खाना पीना चाहती हूँ, लेकिन इस घर में तो जबरदस्ती ये सब कुछ क्यों मुझे पिलाने की कोशिश की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कॉफी में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे कि आप मुझे बेहोश करना चाहते हैं या फिर आप मुझे मारना चाहते हैं? और तभी रश्मि के पति ने उससे कहा कि तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है तो बस इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर के आया हूँ। भला मैं तुम्हें बेहोश करके क्या करूंगा? तुम घर के कामों में ध्यान दो। वैसे भी घर के कामों के लिए एक नौकरानी की भी जरूरत है, तो तुम कल से घर के सारे काम करो। तुम्हें ज्यादा फ्री रहने की आदत हो गई है और इसीलिए तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल भी आने शुरू हो चुके हैं। रश्मि ये समझी थी कि उसका पति शायद उसे धमकाने के लिए सब कुछ कह रहा था, लेकिन फिर उसके पति ने उससे ये कहा कि तुम मुझे मजबूर करती हो ऐसी बातें करने पर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ये बात पता है कि आज तुमने व्रत भी रखा हुआ है और मैं इसीलिए तुम्हारे लिए कॉफी बना करके लाया था, लेकिन तुमने तो मुझे नाराज कर दिया और अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। अब रश्मि की अपने पति की इतनी प्यारी बात सुनकर के रश्मि का दिल नरम हो गया और फिर उसने उसके हाथ से कॉफी का कप ले लिया और फिर उससे कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं ये कॉफी पी लेती हूँ। अब रश्मि की ये बात सुनकर के उसके पति बहुत खुश हो गए थे, लेकिन ये रश्मि की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। जैसे ही रश्मि ने कॉफी पी, उसे कुछ अजीब सा ही नशा चढ़ने लगा और फिर से रश्मि बेहोश हो गई थी और उसके बाद फिर से उसके साथ वही हुआ जैसा कि हर बार होता आया था। रश्मि अपने पति के बातों में आ गई थी, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। अब ये बात रश्मि का एहसास होने शुरू हो गया था। जब सुबह अगले दिन उसकी आंख 9 बजे खुली तो फिर रश्मि के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसका सर भी बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा था। अगले दिन जब रश्मि अपने कमरे से बाहर निकली थी तो वो बिल्कुल खामोश थी। उसके पति भी काम पर जा चुके थे और तभी उसकी सास ने उसे घर के सारे काम करने के लिए कहा। उसकी सास ने कहा कि बहू, अब तुम्हारी शादी को काफी दिन भी हो गए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब घर की सारी जिम्मेदारी जो है तुम अपने कंधों पर ले लो। अब रश्मि को भी घर के काम करने में कोई एतराज नहीं था और इसीलिए खामोशी से वो सब कुछ करने भी लगी थी। रश्मि के पति की दोनों बेटियां जवान थी, लेकिन वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और उसकी सास भी एक तरफ बैठकर सिर्फ पान खाती रहती थी और उसकी नजर बस अपनी बहू पर ही रहती थी। अब रश्मि को ये औरत, उसकी सास, शुरू से ही बहुत अजीब लगी थी। उसे देखकर रश्मि को कहीं से ऐसा नहीं लगता था कि वो उसके पति की माँ है। एक दिन जब रश्मि कपड़े धो रही थी तो उसने ये देखा कि उसके पति का बेटा जो है वो उसे अजीब ही नजरों से घूरे जा रहा था और उसे देख करके अब रश्मि को बहुत अजीब लगा था और इसीलिए रश्मि ने अपने पेट को साड़ी से ढक लिया था। आज रश्मि के पति के बेटे की छुट्टी थी तो वो घर में ही मौजूद था। रश्मि किचन में खाना बना रही थी और रश्मि को यह एहसास हुआ कि जैसे कि किसी का हाथ उसके कमर पर है। रश्मि घबराकर जैसे ही पीछे पलटी तो उसने ये देखा कि उसके पति का बेटा वहां पर खड़ा हुआ था और वो उसे देखते ही घबरा गया। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। तभी रश्मि ने उसे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ? तभी वो लड़का कहने लगा कि मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो बस 1 गिलास पानी चाहिए थी और बस इसीलिए मैं किचन में आया था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया था। रश्मि का शरीर तो बुरी तरह से कांपने लगा था। ना जाने इस घर का माहौल कैसा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। रश्मि के पति की बेटियां भी अजीब अजीब तरह के कपड़े पहना करती थी, ऐसी लगती थी जैसे कि कोई वो हीरोइन हो। इन कपड़ों से उनके शरीर के काफी हिस्से चमकते थे। एक दिन दरवाजे पर जब दूध वाला आया तो रश्मि दूध लेने के लिए दरवाजे पर गई। जैसे ही वो दरवाजे पर जाती है तो फिर गली में काफी सारी औरतें खड़ी हुई थी और आपस में वो रश्मि को देख देख करके बातें कर रही थी। दूध वाला तो दूध दे करके चला गया था, लेकिन वो औरतें अभी भी रश्मि को घूरे जा रही थी और फिर वो उसके करीब गई और उनसे वो कहने लगी कि तुम्हें हमने पहले कभी यहाँ इस घर में नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? तभी रश्मि ने कहा कि आपका क्या मतलब है कि मैं नई आई हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। और रश्मि की ये बात सुनकर के वो औरतें एक दूसरे को देखने लगी और फिर उनमें से एक औरत हंस करके उसे कहने लगी कि अरे बहू, इस घर में तो ना जाने कितनी बहुएं अब तक आ चुकी है। रश्मि उस औरत के आगे कोई सवाल करती इतनी ही देर में पीछे से उसका हाथ पकड़ करके अंदर की तरफ खींच लिया था।
रश्मि ने जैसे ही पलट कर देखा तो फिर उसकी सास ने उसे अंदर की तरफ धकेल दिया था। रश्मि के हाथ से दूध का बर्तन गिरते गिरते बचा था, जबकि थोड़ा सा दूध जो था वो फर्श पर गिर भी गया था। रश्मि की सास ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर अंदर से दरवाजे को कुंडी लगा दी और फिर वो रश्मि को घूरते हुए डांटने लगी। कहने लगी कि मेरे बेटे ने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ज्यादा इधर उधर ताक झाक करने की कोशिश मत करना। अगर ये बात तेरे पति को आज पता चल जाएगी कि तू दरवाजे पर खड़ी होकर के मोहल्ले की औरतों से बात कर रही थी तो फिर तू सोच भी नहीं सकती कि वो तेरा क्या हाल करेगा। तभी रश्मि ने कहा कि मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया। दूध वाला बहुत देर से दरवाजे की बेल बजा रहा था, किसी को जब आवाज नहीं सुनाई दी तो फिर मैं आगे दूध लेने के लिए, तो इसमें मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया और आप ये किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने कोई पाप तो नहीं किया है, मोहल्ले की औरतों से बात करके मैंने कौन सा जुर्म कर दिया। और उस दिन उसकी सास ने बहुत हंगामा किया। आज रश्मि को इन लोगों पर पूरा शक होने लगा और रश्मि भी अब सोच में पड़ गई थी कि वो मोहल्ले वाली औरतें उससे कहना क्या चाहती थी, क्योंकि वही मोहल्ले की औरतें थी जो कि इस घर के बारे में उसे सब कुछ बता सकती थी। रश्मि ने मौका देखते ही मोहल्ले की एक औरत से बातचीत करने की कोशिश की। रश्मि बहाने से छत पर चली गई थी। उस टाइम पर घर के सारे ही लोग सो रहे थे। छत पर जाने के बाद घर के सामने वाले छत पर पत्थर उठाकर वो मारने लगी ताकि कोई बाहर उसे देखने के लिए आए और फिर वो मौका देखते ही उससे बात कर ले। और रश्मि के पत्थर मारने पर एक औरत खिड़की पर झांकने लगी और तभी रश्मि ने उसे आवाज लगाई और बहाने से उस औरत को छत पर बुलाया। वो औरत अपने छत पर आ गई। अब रश्मि के घर की छत और सामने वाले घर की छत बिल्कुल आमने सामने थी, क्योंकि रश्मि के घर भी आमने सामने था। रश्मि ने उस औरत से कहा है कि आज आप गली में खड़ी हुई मेरे बारे में कुछ बातें कह रही थी और मुझे आप लोग कुछ बताने की भी कोशिश कर रही थी। मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे आप लोग बता दीजिए। मैं यहाँ पर रहते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तभी उस औरत ने बताया कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन इस मामले में बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तभी रश्मि ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आपका कोई भी नाम नहीं लेगा। और तब उस औरत ने बताया कि जिस घर में तुम रहती हो ये घर कोई घर नहीं है और इसमें रहने वाला जो आदमी है वो तुम्हारा पति नहीं है, बल्कि ये लोग आपस में परिवार के सदस्य है ही नहीं। ये घर जो है वो एक कोठा है और इसमें जो औरत रहती है वो एक बाई है और जो दो जवान लड़कियां रहती हैं वो इस घर में लड़कियों को बहला फुसला करके लाती हैं। और जो ये तुम्हारा पति है उसका भी यही काम है। वो लड़कियों से या तो शादी के बहाने से उन्हें यहाँ पर लेकर के आता है या फिर उनको किडनैप करके यहाँ पर लेकर के आता है। और अब की बार तुम यहाँ पर आई हो। हम कई बार इन लोगों के खिलाफ भी केस कर चुके हैं, लेकिन ये लोग जो है वो हर बार पुलिस को ज्यादा पैसे दे करके बच जाते हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोगों को किसी न किसी बात पर तंग भी करते हैं। तभी रश्मि ने कहा कि इस घर में जो लड़का रहता है वो कौन है। तभी उस औरत ने उसे बताया कि इस घर में जो ये लड़का है वो तुम्हारे पति का बेटा नहीं है, बल्कि वो तो बाई का बेटा है और उसका ये काम है कि वो लड़कियों पर नजर रखता है। जो लड़की इस घर में रहती है कि कहीं वो लड़की भाग ना जाए। यहाँ पर हर एक महीने में एक लड़की को बहाने से लाया जाता है। और तभी रश्मि ने ये कहा कि अच्छा, यहाँ पर लड़कियों को लाने के बाद उनके साथ किया क्या जाता है। और तभी उस औरत ने उसे बताया कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। रश्मि ने कहा कि सच में मुझे नहीं पता। और फिर उस महिला ने बताया कि यहाँ पर जो भी लड़की आती है उसके शरीर को बेचा जाता है। अब ये सुनकर के रश्मि के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। और फिर उस औरत ने उसे ये भी बताया कि ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और ये लोगों के सामने सीधे बनकर रहते हैं, लेकिन इनकी हकीकत हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में हम लोग साथ में रहते हैं। अब यहाँ जो लड़की आती है उसे किसी न किसी तरीके से ये लोग बेहोश कर देते हैं और अब रात को उसकी कीमत लगा दी जाती है। वो लड़की जब तक बेहोश रहती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि उसके साथ रात भर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत के साथ खेला है। अब रश्मि के तो पसीने छूटने लगे थे। आखिर ये औरत उसे ये क्या बता रही थी। अब ये औरत क्या सच कह रही थी। औरत ने उस रश्मि को ये भी बताया कि तुम भली लड़की हो, इसीलिए तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मौका दे करके भाग जाओ, वरना फिर ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरी अब रश्मि की इज्जत भी न जाने कितने औरतों की भी तार हो चुकी थी। ये रश्मि का कोई ससुराल नहीं था, बल्कि ये गैंग के लोग थे जो कि लड़कियों को बेवकूफ बना करके उनकी कीमत लगा रहे थे और इस तरीके से वो लोग अपना धंधा चला रहे थे। रश्मि से वो औरत कुछ देर बात करने के बाद वापस से अपने घर लौट जाती है और अब रश्मि सोचती रह गई थी कि वो क्या करे। रश्मि ने ये ठान लिया था कि अब ये सब कुछ वो नहीं सहेगी और फिर वो अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद उसने अपने पति का फोन चुपचाप से उठाया और फिर पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस को उसने अपनी सारी बात बता दी थी। रश्मि को ये बात पता था कि उसके साथ इतने दिनों से ये सब कुछ जो हो रहा है
उस हिसाब से ये लोग अगले दिन भी वो रश्मि के साथ वही सब कुछ करेंगे। अब रश्मि इन लोगों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहती थी और इसीलिए अगले दिन जैसे ही उसके पति ने उसके आगे कॉफी का कप किया तो फिर रश्मि ने प्यार से उसके हाथ से कॉफी का कप लिया और अपने पति से ऐसे बात करने लगी कि जैसे कि वो कॉफी पी रही है। रश्मि ने उस कॉफी को अपने पति का ध्यान हटते ही बेड के पीछे फेंक दिया था और फिर थोड़ी ही देर के बाद रश्मि सोने का नाटक करने लगी। रश्मि ने पुलिस को रात का ही वक्त दिया था आने के लिए, क्योंकि 10 बजे के टाइम पर उसका पति जो है वो घर आया करता था और लगभग 1-2 घंटे के बाद वो उसके साथ सब कुछ किया जाता था। रश्मि के पति ने उस दिन की तरह किसी दूसरे आदमी से रश्मि की कीमत लगा दी थी और फिर उसका पति कमरे से बाहर चला गया था, लेकिन रश्मि जाग रही थी। लेकिन फिलहाल वो सोने की एक्टिंग कर रही थी। रश्मि को ये महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में आया और उसने उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू किया था और तभी उसके घर पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और फिर पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। जो आदमी पैसे देकर के रश्मि की इज्जत के साथ खेलने के लिए आया था, उसने पुलिस को सारी सच्चाई भी बता दी कि आज रात के लिए उस आदमी ने उसकी कीमत इन लोगों को दी है। अब पुलिस के पास इन लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके थे। मोहल्ले के लोगों ने भी अपनी अपनी गवाही दी। पुलिस ने इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया और रश्मि अपने पेरेंट्स के घर पर लौट गई थी और जब उसने जाकर के अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया तो वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए थे। उन लोगों ने यही कहा कि हमें तो उस दिन ही शक हो गया था जिस दिन उस लड़के ने हमसे ये शर्त रखी थी कि आज के बाद आप लोग अपनी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, पर हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग इतना गिरे हुए लोग हैं। फिलहाल वो लोग अरेस्ट हो चुके थे और रश्मि अब अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी। आज तक रश्मि को शादी नहीं हुई है और अब रश्मि की उस शादी के नाम से भी डर लगता है। रश्मि अपने पेरेंट्स के घर में रहकर उनकी सेवा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। रश्मि अब शादी नहीं करना चाहती। अब वो पढ़ी लिखी लड़की थी तो इसीलिए वो नौकरी करके अपनी गुजारा कर रही है। उस घिनौनी जिंदगी से बेहतर उसे अपनी ऐसी जिंदगी पसंद आ रही थी। अब दोस्तों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग अपनी बेटियों की शादी जहां भी करें, लड़के वालों की पूरी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कुछ माता पिता अपनी बेटियों की शादी ना होने पर बेटियों को किसी के भी हवाले कर देते हैं। अब दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी बेटी के साथ धोखा हो, किसी के परिवार वाले धोखे करें और ऐसे धोखेबाज लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का